नमस्कार दोस्तों, ध्रुवेश क्लासेस से मैं गुरु सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा बायोट-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो बायो-सावर्ट लॉ क्या था कि बायो-सावर्ट लॉ क्या एक एक्सपेरिमेंट किया गया किसके द्वारा? सिंपल सी बात है, नाम है उसी के द्वारा किया गया होगा, बायोट एंड सावर्ट लॉ के थ्रू। इन्होंने स्टेट दैट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB, मैग्नेटिक फील्ड dB, या फिर इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू करंट एट पॉइंट P is depend upon dB is directly proportional to I। फर्स्ट बात इन्होंने कही कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए आपके पास XY वायर है, इसमें से I इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना इसमें से करंट है पास हो रहा है। देखो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट काटा जिसका नाम क्या दिया, आइडियल। क्या दिया, आइडियल। दूसरी बात इन्होंने बताई कि dB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आइडियल के भी, सॉरी DL के। किसके होगा, DL के। क्या कहलाएगा, DL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा, जो स्मॉल एलिमेंट आपने कट किया है। तीसरी बात थी कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जो इसने मैग्नेटिक फील्ड dB ने इस वाली वायर के साथ एंगल बनाया है उसके साथ भी क्या रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तीसरी बात, सॉरी फोर्थ इन्होंने क्या बताया, dB is inversely proportional to the square of distance between that point and that। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चार इक्वेशन आ गई। इन चारों इक्वेशन को हमने क्या लिखा, इकट्ठा लिखा, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आई कि dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल। देखो आइडियल साइन थीटा अपॉन किसके, आर स्क्वायर के। अब आपको पता अगला क्या होता है, हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया, dB विच इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हुआ। के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। क्या कहोगे, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। के की वैल्यू होती है, देखो अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं SI के अंदर, के किसके बराबर होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। के किसके बराबर होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई में। यदि SI है तो वो किसके बराबर होगा, 10 की पावर -7। यदि SI यूनिट दे रखी है तब इसके बराबर होगा। यदि k इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब यूनिट क्या दे रखी हो आपको, CGS दे रखी हो। यदि इसकी यूनिट CGS दे रखी हो तो हम k को किसके बराबर रख सकते हैं, 1 के बराबर रख सकते हैं। यहाँ पे म्यू नोट होगा वो किसके बराबर होगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होगी, यदि SI है तो क्या कह सकते हो, 4 पाई इंटू में 10 की पावर है -7 दे रखी होगी। वेबर पर एम्पियर पर मीटर
के बराबर क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। तो ये क्या आ गया आपके पास है, बायो-सावर्ट लॉ आ गया। अब इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो भी देख लेते हैं क्या रहेगा। जो डीबी होगा ना, ये देखो डीबी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। यदि एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 0 डिग्री है, एंगल कितना, थीटा 0 डिग्री है, तो आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है, 0 आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। आप कहोगे कम से कम होगी। यदि एंगल की बात कर लेते हैं, थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 1 होता है। तो डीबी की वैल्यू कितनी रहेगी, डीबी विच इज इक्वल टू के की जगह मैं क्या रख सकता हूं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या होगा, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर के बराबर रहेगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। क्या कहोगे, मैक्सिमम है आपके पास, यहाँ पे ये वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। यदि यही वैल्यू को आपको कह देता है वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो वेक्टर फॉर्म में बता देते हैं, बड़ा आसान है। डीबी विच इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, क्या आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, आर की क्यूब हो जाएगा। ये क्या आ गई आपके पास, इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। कैसे, यदि मैं इसको एक और थोड़ा एक्सटेंड करना चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो। डीबी विच इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर। यदि आर कैप को खोलते हैं तो क्या बनता है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर बनता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसकी कूलम्ब्स लॉ के साथ क्या सिमिलरिटीज थी। यदि कूलम्ब्स लॉ के साथ इसको हम देखें तो क्या सिमिलरिटीज आती है। सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ लिख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या था, एफ फोर्स था, क्या था आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था। मतलब दोनों के अंदर आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दोनों क्या कर रहे हैं, इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लिखोगे सिमिलरिटीज की बात करते हैं हम। सिमिलरिटीज क्या है आपके पास, बोथ ओबे इनवर्स लॉ, इनवर्स क्या लॉ, दोनों ने क्या किया, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे किया है। अगला देखो इसके अंदर और क्या आ रहा है। यदि दूसरी मैं सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूं तो ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों के दोनों किसको ओबे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मत पूछ लेना, अब बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो ये क्या है, इनके अंदर सिमिलरिटीज है, दोनों के अंदर क्या दिखाई दे रही है आपको, सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है। अब देखो डिसिमिलरिटीज क्या होगी दोनों के अंदर। यदि हम डिसिमिलरिटीज की बात करते हैं तब हमारे पास क्या रहेगी, आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज है, क्या दिखाई दे रहा है, चार्ज। चार्ज क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है कि नहीं होती, बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है। यदि यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास आईडीएल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर आर की बात कर लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मतलब यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या कहोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था हमारा कूलम्ब्स लॉ, वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी, जिसके अंदर यहाँ पे क्या है आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है। दूसरी डिसिमिलरिटीज देखते हैं।
तो आपको देखो इन दोनों इक्वेशन में दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कोई एंगल है नहीं है, कि जो कूलम्ब्स लॉ होगा ये इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट और एंगल, एंगल के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। बात करते हैं इसकी, तो ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, एंगल पे, डिपेंड अपॉन है एंगल, ये एंगल पे डिपेंड करेगा, ये नहीं करेगा। तो ये हो गया आपकी डिसिमिलरिटीज। तो यहाँ पे यदि कोई डायरेक्शंस पता करना, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता है तो वो परपेंडिकुलर रहती है हमेशा किसके, आईडीएल के, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर के क्या रहती है, परपेंडिकुलर भी रहती है।